2025 में अगर आपको एग्रीकल्चर में एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एग्रीकल्चर में 15 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जा सकता है। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकें। आज के वीडियो में हम 15 ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए होता है पेशेंस, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि जो आइडियाज़ हम देंगे उसको इम्प्लीमेंट करते ही आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मैं प्रतिदिन बिजनेसमैन और किसानों से बात करता हूँ और उनसे सीख के मुझे ये 15 एरियाज लग रहे हैं कि फ्यूचर में एक बहुत ब्राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव रॉय और मैं एग्री टॉक का फाउंडर और होस्ट हूँ। आज के वीडियो को मैंने 2 हिस्से में बांटा है। सबसे पहले फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरा सप्लाई चेन या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यदि आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, यदि आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, यदि आप एक छोटे किसान हैं या फिर एक अमीर किसान, यदि आपका कॉर्पोरेट जॉब है, यदि आपका बिजनेस है या फिर आप फार्मिंग फैमिली से आते हैं, हम इस वीडियो में सबके लिए कोशिश करेंगे कि लो बजट से लेकर के हाई बजट तक कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आगे कैसे वीडियोज़ आप चैनल पर देखना चाहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कई सारे चीज़ आते हैं जो वीडियो में हम आगे समझेंगे, लेकिन एक चीज़ पे तो हम सब अग्री कर सकते हैं कि आने वाले सालों में अच्छे और गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आज के डेट भी हमारा पॉपुलेशन भारत का ही केवल 1.7 बिलियन है और ये कहीं रुकने नहीं वाला है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग का पेइंग कैपेसिटी, इनकम बढ़ेगा, तो उनका डिमांड अच्छे खाना के लिए भी ज़रूर बढ़ेगा। यदि हम ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट के साइज़ के बारे में बात करें तो 2025 में ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट का साइज़ $500 बिलियन हो जाएगा, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है। यदि आप हॉर्टिकल्चर में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी विजन सेट करनी ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे हम बिजनेस का विजन सेट करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप एग्रीकल्चर में भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो अपने विजन को डिफाइन करिए। हॉर्टिकल्चर के अंदर जैसे मैंने पहले कहा बहुत सारे सब कैटेगरी आते हैं। ऑर्चर्ड फार्मिंग हो सकता है, कमर्शियल फार्मिंग हो सकता है, ओपन फील्ड फार्मिंग हो सकता है, ग्रीन हाउस फार्मिंग हो सकता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपकी विजन क्या है, आप एंड गोल या फिर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फिर उसको बैक टेस्ट करिए अपने सॉइल और वाटर टेस्टिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, सॉइल और वाटर टेस्टिंग किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर का सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है। यदि आपका सॉइल सपोर्ट ना करे तो आप सॉइललेस कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका पानी अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी तो शायद आपके लिए उस जगह पे एग्रीकल्चर फीजिबल नहीं है। आपने सॉइल और वाटर टेस्टिंग तो करा लिया, आपके एरिया का जहां आप खेती करना चाहते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का वेदर डेटा कैसे है, ये सारे पैरामीटर्स को जब आप समझेंगे डिटेल में तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी जो विजन है क्या वो सही में पॉसिबल है भी कि नहीं, और यदि पॉसिबल है तो उसे अचीव करने के लिए मुझे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या अगर मैं ये दूसरे जगह पे करूँगा तो कम कॉस्ट में मैं सेम चीज़ अचीव कर सकता हूँ, क्या दूसरी जगह पे मुझे बेटर प्रोडक्शन मिल सकता है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप होता है हॉर्टिकल्चर में घुसने से पहले एक रिसर्च करना कि मार्केट कैसा है, रिसर्च करना कि आपका सॉइल और वाटर कैसा है। इस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या उगा सकते हैं। उसके बाद ये उगाने के लिए आपको कैसा टेक्नोलॉजी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है। अब क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आपके बजट से मैच करता है। ये सारा होमवर्क यदि आप करेंगे तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगा कि क्या पॉसिबल है आपके लिए एक हॉर्टिकल्चर बिजनेस में। और बहुत सारे लोग का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यदि मैं हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। जी दोस्तों, अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग पे आपको अलग अलग प्रकार की सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स हैं, बट मेजर 2 बोर्ड हैं, वो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और दूसरा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। NHB या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आपका एक सेंट्रल लेवल बॉडी है और NHM एक स्टेट लेवल बॉडी है।
अगर आप सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम एक डिटेल में इस पर वीडियो और पॉडकास्ट जल्द ही रिलीज़ करने वाले हैं। उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और जानने के लिए कि वीडियो कब आ रहा है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। अब हॉर्टिकल्चर में यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कितना कैपिटल लगेगा। अब ये फिर से उसी बात पर वेरी करता है कि आप कितने डालने के लिए तैयार हैं। यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपका कैपिटल कम होगा। यदि आप ग्रीन हाउस फार्मिंग या एडवांस फार्मिंग करने जाएं तो आपका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से आप उतना ही डिप्लॉय करें जितने में आप कंफर्टेबल हों, कि ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बट किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। एग्रीकल्चर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 2, फ्लोरिकल्चर। अब हमने हॉर्टिकल्चर में सब्जियों और फल के बारे में समझा, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल या फ्लावर्स का बिजनेस। अब दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ फ्लावर हमारे कल्चर में है। मंदिर में आपको फ्लावर मिलते हैं, फेस्टिवल्स के समय सारे घरों में फ्लावर्स होते हैं, भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं। तो एज सच फ्लावर हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में डे 1 से है और हमेशा के लिए रहेगा। किसी भी इंडस्ट्री की तरह फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री ने भी हमारे देश में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है प्लास्टिक फ्लावर्स या सिंथेटिक फ्लावर्स का इंट्रोडक्शन हमारे देश में। अब दोस्तों, आप ही सोचो, जब आप मिट्टी में कुछ डालते हो, मेहनत करते हो, उसका आउटपुट निकालते हो तो वो एक अच्छा फूल निकलता है। दूसरी ओर पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री में जाके एक प्लास्टिक फूल प्रोड्यूस करता है और उस फूल के कारण हमारे किसानों को सही रेट्स नहीं मिलते हैं, उस फूल के कारण कंज्यूमर्स सही प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश में फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी पर चल रहा है वो है प्लास्टिक या सिंथेटिक फ्लावर्स का यूज़। अगर आप एक कंज्यूमर है तो सबसे पहले फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए, असली फूल खरीदिए। आप भगवान या मंदिर में कभी प्लास्टिक फूल नहीं चढ़ाते तो अपने घरों में भी प्लास्टिक फूल ना रखिए, नेचुरल फ्लावर्स का यूज़ करिए। यदि आप फ्लोरिकल्चर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप कौन सा वैरायटी उगाना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे फूल हैं, जैसे रोजेस हो गया, जरबेरा हो गया, क्रिसैंथेमम, जिप्सोफिलिया हो गया, आपके ट्यूलिप्स हो गए। आजकल पॉटेड फ्लावर्स का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी चला हुआ है। आप घर में एक छोटा सा गमला रखो, उसमें भी फूल अच्छे दिखते हैं, राइट। सबसे पहले आप समझो कि आपको क्या उगाना है, आपके मार्केट में क्या चीज़ का डिमांड है और उस डिमांड में कितना अच्छा भाव मिल रहा है आपको। यदि आप एक रिसर्च करेंगे किसी भी प्रकार के फार्मिंग के लिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से, ना कि मैंने ऑनलाइन कुछ देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वो कर रहा हूँ। रिसर्च किसी भी प्रकार के फार्मिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। अब आपने वैरायटी चूज़ कर लिया है, दूसरा चीज़ फिर से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने कई सारे फ्लोरिकल्चर फार्म देखे हैं दोस्तों, और ग्रीन हाउस आपको मोर ऑफन देन नॉट फ्लोरिकल्चर के लिए लगाना ही होता है। यदि आप ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो आपको पेस्ट और डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलता है, आपके पॉलिनेशन इश्यूज़ नहीं आते हैं और आपको जो आउटपुट है उसका मच बेटर प्राइस मिलता है आपको मार्केट में। कुछ चीज़ जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है यदि आप एक फ्लोरिकल्चर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने कि कहा, आज के डेट में प्लास्टिक फ्लावर्स और सिंथेटिक फ्लावर्स का काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है किसानों को, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। असली फूल का जो एसेंस है वो कभी भी एक प्लास्टिक फ्लावर मैच नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने कहा, यदि आपको फ्लोरिकल्चर बिजनेस स्टार्ट करना है आपको हाईटेक ग्रीन हाउसेज लगाने होंगे। और एक और चीज़ है कि आपके जो प्लांट वैरायटीज़ हैं, जो फ्लावर के वैरायटीज़ आप डालोगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हमारे देश में फ्लोरिकल्चर के ब्रीडर्स नहीं है। जो भी ये वैरायटीज़ आते हैं दूसरे देशों से आते हैं, जैसे हॉलैंड हो गया, कोलंबिया हो गया, अलग अलग देश से आते हैं और हमारे कंट्री में इनका प्रोपोगेशन किया जाता है। ये सारे भी एक खुद के बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और नोट्स भी बनाइए। कुल मिला के यदि आप 1 एकड़ का भी खेती करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छे स्टैंडर्डाइज ग्लोबल वैरायटी का आपको एनीवेयर बिटवीन 50 to 70 लाख रुपीज़ पर एकड़ लग सकता है, अगर आप एक कमर्शियल लेवल पर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर में बोला उसी प्रकार से फ्लोरिकल्चर में कुछ वैरायटीज़ यदि आप ग्रो करें तो उस पर गवर्नमेंट आपको ग्रीन हाउस पे सब्सिडी देती है। अब 2025 में नए गाइडलाइंस आ रहे हैं और मुझे ये सुनने को आया है कि कुछ नए वैरायटीज़ उसमें और इंट्रोड्यूस होंगे। तो पता नहीं जब तक मैं ये वीडियो रिलीज़ किया हूँ शायद वो गाइडलाइंस निकल चुके हों या फिर अभी तक नहीं निकले हों, लेकिन उस पर भी हम एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। एग्रीकल्चर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 3 वो की है ओपन फील्ड फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में हम काफ़ी बात तो करते हैं, टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, लेकिन आप ये जान के हैरान रहेंगे कि हमारे देश में 1% से भी कम खेती
ग्रीन हाउस फार्मिंग में होती है। ज़्यादातर किसान हमारे देश में ग्रीन हाउस नहीं लगा सकते हैं, तो वो किसान क्या करें? आप ओपन फील्ड फार्मिंग से स्टार्ट करो। अगर आपके दिमाग में कैपिटल एक प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो बिल्कुल ओपन फील्ड फार्मिंग एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कुछ एरिया ऑफ लैंड हो। एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस में सारे क्रॉप्स उगा तो आप सकते हैं बाय लॉजिक, आप चाहें तो एक पेड़ भी उगा लेंगे ग्रीन हाउस में, बट क्या ग्रीन हाउस लगा के आपको उसका रिटर्न और फिजिबिलिटी मिल रहा है, वो मार्केट के भाव पर डिपेंड करता है। तो ओपन फील्ड फार्मिंग में ऐसे कई सारे वैरायटीज़ हैं जो आप डाल सकते हैं ताकि उस कैपिटल के हिसाब से आपको मार्केट में एक रिटर्न मिले। बाकी फार्मिंग की तरह भी अगर आपको ओपन फील्ड फार्मिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले डिसाइड करिए वैरायटी क्या करना है। वैरायटी आपने चुन लिया तो कौन से प्रकार का सीड या प्रोपोगेटेड प्लांट आप ले रहे हैं वो भी समझना ज़रूरी है। जो ब्रीडर्स ब्रीड करते हैं सीड, वो ग्रीन हाउस के लिए अलग होते हैं, ओपन फील्ड के लिए अलग होते हैं, कई सारे क्रॉप्स के लिए पॉलिनेशन फैक्टर्स अलग रहते हैं। तो सही वैरायटी चूज़ करिए। फिर अपने सॉइल के प्रकार से आप देखिए वहाँ क्या पॉसिबल है, लैंड लेवलिंग, मशीनरी क्या क्या चाहिए हो आपको, कैसे कैसे टूल्स चाहिए होंगे, ये सब का एक बार ब्रीफली स्टडी करिए एंड फिर अपना फार्मिंग का जर्नी स्टार्ट करिए। अब ओपन फील्ड फार्मिंग में भी अलग अलग प्रकार के फार्मिंग आप कर सकते हैं। यदि आप कमर्शियल या इंटेंसिव फार्मिंग करना चाहते हैं जिसमें क्रॉप साइकिल छोटे हों, आपको कैश क्रॉप जिन्हें हम कहते हैं, कुछ समय में ही आपका रिटर्न मिल जाए, तो आप सब्जियां में जा सकते हैं। ब्रिंजॉल, टमाटर, खीरा, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सारे क्रॉप्स ओपन फील्ड में बहुत पॉपुलरली होते हैं। दूसरी ओर पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास 3, 4, 5 साल पेशेंस है फ्रूटिंग का वेट करने का, तब आप ऑर्चर्ड फार्मिंग भी कर सकते हैं। ऑर्चर्ड फार्मिंग का अच्छा उदाहरण है मैंगो फार्मिंग, एवोकाडो फार्मिंग, डेट फार्मिंग एक प्रकार का ऑर्चर्ड है। तो पहले समझिए कि एंड गोल क्या है। सब चीज़ पे हम वही पॉइंट पे बार बार आ रहे हैं कि आपकी एंड गोल क्या, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। मैंने इन दोनों ही टॉपिक पर बहुत ही डिटेल पॉडकास्ट बनाए हैं उन किसानों के साथ जो ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्चर्ड फार्मिंग कर रहे हैं। तो उन वीडियोस को जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 4, ग्रीन हाउस फार्मिंग या फिर प्लांट प्रोपोगेशन। अब दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में हमने ग्रीन हाउस का बेसिक्स तो समझ गया। ग्रीन हाउस फार्मिंग में जो मेजर वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं हमारे देश में, वो है कलर्ड कैप्सिकम, खीरा, कुछ टमाटर के वैरायटीज़, स्ट्रॉबेरीज कुछ जगह होते हैं, बट यही 4-5 वेजिटेबल्स में ज़्यादातर खेल होता है ग्रीन हाउस में। दूसरी ओर पर फ्लावर्स में जैसे मैंने कहा, जर्बेरा, क्रिसैंथेमम, रोजेस, ट्यूलिप्स, जिप्सोफिलिया, 18-20 वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलरली हमारे देश में होते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस में इन दोनों के अलावा एक और बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि है प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई या प्लांट प्रोपगेशन। अब ग्रीन हाउस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है कि बाहर के जो रिस्क हैं, आप बारिश से बच पा रहे हैं, आप पेस्ट और डिजीज से बच पा रहे हैं, आप अपने क्रॉप के हिसाब से जो माइक्रो क्लाइमेट उसको चाहिए वो क्रिएट कर पा रहे हैं। और इसका एक बहुत कॉमन यूज़ केस है प्लांट प्रोपगेशन में। अब सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोपगेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में प्रोपगेशन होता है एक से अनेक करना। प्रोपगेशन आप कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से, एक लैबोरेटरी सेटिंग में। प्रोपगेशन आप कर सकते हैं एक सीड से, जहाँ बीज बो के उससे मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर प्रोपगेशन आप कर सकते हैं कटिंग से, जहाँ एक प्लांट का कटिंग लें, उसको फिर मल्टीप्लाई करें। प्रोपगेशन के कई सारे अलग अलग तरीका है। आजकल ग्राफ्टिंग, रूट स्टॉक, बहुत सारे नए तकनीक आ रहे हैं क्योंकि इसका डिमांड हमेशा बढ़ते रहेगा जब तक एग्रीकल्चर है। अब प्लांटिंग मटेरियल या प्रोपगेशन क्यों एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा फूड का डिमांड बढ़ते ही रहेगा। अब फूड के डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको एग्रीकल्चर में किसान चाहिए। अब किसान प्लांटिंग मटेरियल किससे लेता है? नर्सरी से लेता है या फिर एक रिनाउंड कंपनी जो प्रोपगेशन कर रही है उससे लेता है, राइट? तो जैसे जैसे यहाँ डिमांड बढ़ते जाएगा वहाँ से आपका सप्लाई भी बढ़ते जाएगा। अब कुछ किसान हैं जो खुद का नर्सरी करते हैं, और ज़रूर आप भी करिए अगर आपके पास वो इन्वेस्टमेंट एबिलिटी है, अगर आपके पास वो स्केल है। लेकिन एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि बाहर से जितना आसान दिखता है एक नर्सरी चलाना और एक नर्सरी बिजनेस करना, उतना ही मुश्किल अंदर से होता है। तो आप ही सोचो, एक प्लांट जब एक छोटा होता है सबसे ज़्यादा रिस्क पे होता है। आपको उसे एकदम सही ग्रोइंग कंडीशंस देना होता है, सही ह्यूमिडिटी देना होता है, सही सबस्ट्रेट देना होता है, सही न्यूट्रिएंट्स देना होता है, तब जाके कई महीनों बाद एक अच्छा प्लांट तैयार होता है। तो यदि आप एक बिज़नेस में आ रहे हैं, जी हाँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बहुत प्रिसाइज बिजनेस है। आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको पैसा लगाना होगा, आपको ग्रीन हाउस खड़ा करना होगा। ओपन फील्ड में आप प्लांट प्रोपगेशन या नर्सरी बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट एकदम अच्छा नहीं मिलेगा।
तो आइए ज़रूर एक्सप्लोर करिए, लेकिन सबसे पहले समझिए कि किसी भी बिजनेस के साथ क्या क्या रिस्क भी आते हैं। एग्रीकल्चर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 5, मशरूम फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, मशरूम फार्मिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है 2024 से लेकर के 2025 में। मैंने खुद मशरूम फार्मिंग पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था, तो अगर आप उसका पूरा डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मशरूम्स में भी कई सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटीज़ होते हैं, जैसे आपका होता है ऑयस्टर मशरूम, वाइट बटन मशरूम, शिटाके मशरूम। लेकिन मशरूम फार्मिंग बाकी फार्मिंग से थोड़ा हटके होता है। इसे टिपिकली हम एक इंडोर वर्टिकल फार्म में करते हैं, क्योंकि क्रॉप को हमें डार्कनेस देना होता है और दूसरी ओर पर बहुत ही प्रिसाइज ह्यूमिडिटी अलग अलग स्टेज पर। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो ग्रीन हाउस में भी हो सकता है। अब मैंने जैसे कहा, ग्रीन हाउस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन करने का फायदा क्या आपको मिल रहा है? शायद नहीं। इसलिए हम मशरूम को इंडोर वर्टिकल फार्म में करते हैं। दोस्तों, मशरूम फार्मिंग यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अच्छे स्केल पर यदि आप करना चाहें, जो कि हम कंसिडर करते हैं 20,000 स्क्वायर फीट, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। यदि आप मशरूम फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए आपको एटलीस्ट लग सकते हैं, और इसमें मेजर कॉस्ट होता है आपका इंडोर फार्म का सेटअप। मशरूम फार्मिंग की ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उस पर बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया है, जिसको आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सही प्रकार से मशरूम फार्मिंग भी कर लें तो इसका एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 6, जो कि है हाइड्रोपोनिक्स या क्लीन फूड फार्मिंग। अब दोस्तों, मेरे चैनल पर मैंने कई बार लोगों को सुना है कि यार भारत में हाइड्रोपोनिक्स एकदम ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स को प्रमोट मत करो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और फेस कर रहा हूँ। जिस रेट से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस रेट से हमारे ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स कम हो रहे हैं, जिस रेट से पानी की कमी हो रही है, आप कह रहे हो कि हम अगले 15-20 साल में हाइड्रोपोनिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपका यही थॉट प्रोसेस है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आंखों को खोलो। पूरी दुनिया उस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा चुकी है। वो आप कहेंगे भारत में कंडीशंस अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री से अच्छे हैं, लेकिन तभी भी यदि हमें एक ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना है और साथ ही साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो हमको सॉइललेस कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप सॉइललेस कल्टीवेशन सही प्रकार से कर सकें तो आपका आउटपुट क्वालिटी, आपका फूड का सेफ्टी लेवल, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ बहुत कम आ सकता है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको ये फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान हाइड्रोपोनिक्स नहीं कर सकता है। हाइड्रोपोनिक्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग। यदि आपको एक रेगुलर सॉइल में फार्मिंग करने में 50 लाख लग रहा है ग्रीन हाउस में, तो मानो हाइड्रोपोनिक्स करके वो 70-75 1 करोड़ भी हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, कि सॉइल वाटर टेस्टिंग कराइए। खैर, हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल का ज़रूरत नहीं है, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके प्लांट में आप डिफरेंट प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। सबस्ट्रेट बेस्ड हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोकोपीट, राइस हस्क, पीट मॉस अलग अलग सबस्ट्रेट में खेती करें, या फिर आप वाटर बेस्ड हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं। दोनों सबस्ट्रेट और पानी केवल आपके प्लांट के लिए एक मीडियम होते हैं। जो भी प्लांट को न्यूट्रिशन, फर्टिगेशन दिया जाता है, वो इन मीडियम के थ्रू दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पानी अच्छा हो मतलब पानी का ईसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। यदि ईसी हाई है, आप आरओ प्लांट डाल सकते हैं, लेकिन आरओ प्लांट का एक एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करना होगा। आरओ प्लांट में पानी का टिपिकली काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है ज़्यादातर फार्म पे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिलेगा जब आप एक वाटर टेस्टिंग कराएंगे और समझेंगे कि आपके एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी क्या है। यदि आप एक छोटे लेवल पर हाइड्रोपोनिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पूरा दुनिया आपको बोलेगा कि यार इतना कमाओ, इतना कैपिटल लगाओगे आप इतना कमा लोगे, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, आपका प्रोड्यूस बेच दूंगा। ये सारे वहम से आप दूर रहिए। यदि आप हाइड्रोपोनिक्स या किसी भी प्रकार का फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मैं प्रोडक्शन कैसे निकालूं। प्रोडक्शन आप अच्छा यदि निकाल पा रहे हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आता है मैं माल को बेचूं कहाँ। दोनों साथ बाय साथ चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये समझ ज़रूरी है कि हमारे सप्लाई चेन में अभी वो ट्रेसेबिलिटी नहीं है कि आपका लोग फिगर आउट कर पाएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स से आया या मिट्टी से आया। अब इसके लिए कई सारे लोग क्या करते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस कराते हैं, जैसे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, जिससे आप अपने माल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं उन कंज्यूमर से जो हेल्थ कॉन्शियस है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट स्टडी हाइड्रोपोनिक्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस प्रपोजल में बढ़ रहा है। एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोपोनिक्स या किसी भी प्रकार के फार्मिंग में
अल्टीमेटली आता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे अचीव कर पा रहे हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जो बंदा 10 एकड़ में फार्मिंग करेगा हाइड्रोपोनिक्स की, उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किलोग्राम बहुत कम होगा कंपेयर टू वो आदमी जो शायद 1 एकड़ या 2 एकड़ में उगा रहा हो, राइट? तो हाइड्रोपोनिक्स या किसी भी प्रकार का फार्मिंग आप कर रहे हैं तो हमेशा समझिए इट्स अ गेम ऑफ स्केल एंड ये लॉन्ग टर्म गेम है। इमीडिएटली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इमीडिएटली शायद आपको 1-2 अच्छे क्रॉप साइकिल दिख जाएंगे, बट अगर आपको एक ब्रांड और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले आपको पेशेंट होना पड़ेगा और एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा। मेरा हमेशा लोगों को एडवाइस रहता है कि मिट्टी अगर आपकी सपोर्ट करती है तो मिट्टी से 1 या 2 क्रॉप साइकिल ज़रूर निकालिए। मिट्टी आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएगी, एक मार्केट साइकिल का आपका अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जिस दिन आपको मिट्टी सपोर्ट नहीं करे उस दिन आप हाइड्रोपोनिक की तरफ बढ़ने का कोशिश करिए। और जहाँ तक कि कॉस्ट की बात है, जितना टेक्नोलॉजी फैलेगा उतना टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होगा, उतना बैरियर टू एंट्री कम होगा, उतना कॉस्ट कम होगा। मैं जानता हूँ ये सप्लाई चेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं बस आपके आँख खोलना चाह रहा हूँ, ना कि कह रहा हूँ कि आप हाइड्रोपोनिक्स का प्लांट लगा के अपना सारा पैसा डाल दो। एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 7, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि हाइड्रोपोनिक्स या ग्रीन हाउस में जो आप करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स से जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो होता है रेसिड्यू फ्री फूड, वो भी कई सारे टेस्ट के बाद। रेसिड्यू फ्री फूड का ये मतलब होता है कि आपकी ग्रोइंग में आपने प्रैक्टिसेस फॉलो किए ताकि हार्वेस्ट के समय टेस्टिंग से हमें ये पता चला कि आपके फ्रूट पर केमिकल या पेस्टिसाइड का कोई रेसिड्यू नहीं है। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स में तभी भी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर पर ऑर्गेनिक मतलब आपका खाना 100% शुद्ध है। आपने कोई सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया। आप जो खाद दे रहे हैं नेचर में जो अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ दे रहे हैं। आपके आसपास 4-5 सालों में बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं था, तब जाके आप एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन उस सब को जानने के बावजूद मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस लिस्ट में इसलिए डाला क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप एक ब्रांड बनाएं, यदि आप अच्छा मार्केटिंग करें, यदि आप पेशेंस रखें तो फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ज़रूर बना सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करना है तो समझिए आपका जो आउटपुट का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। शायद आपका जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। इमीडिएट रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास ब्रांड नहीं है वो ट्रेसबिलिटी मार्केट में बनेगी नहीं कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। आप बोलोगे ऑर्गेनिक है, बाजू वाला बंदा बोलेगा हाँ मेरा भी ऑर्गेनिक है, फिर क्या? जबकि उसने केमिकल यूज़ किया और आपने कुछ यूज़ नहीं किया। Which brings me to the next point कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पॉडकास्ट में मैंने 2 लोगों को होस्ट किया था, शशि कुमार सर जो कि हैं फाउंडर अक्षय कल्पा के, और सत्यजीत हांगे सर जो कि है फाउंडर टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के। और आज दोनों ही अपने अपने अलग अलग नीशेस में बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनिक ब्रांड्स चला रहे हैं और कंज्यूमर से एक प्रीमियम कमांड कर पा रहे हैं। अब ये प्रीमियम कैसे कमांड कर पा रहे हैं? क्योंकि इनकी ब्रांड, दोनों पर्सनल ब्रांड और कंपनी की ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये बिल्कुल ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन समझिए उसके कई सारे रिस्क्स हैं। ये पेशेंस का खेल है और आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना होगा। अगर किसी को भी लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। मैं खुद एक हेल्थ एंथुसियास्ट हूँ, मेरे बॉडी में क्या जा रहा है हर एक चीज़ का मुझे ध्यान रहता है, तो ये गलत फहमी को सबसे पहले दूर कर लीजिए। एग्रीकल्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 8, डेयरी फार्मिंग। यदि हम एग्रीकल्चर में ध्यान से देखें तो डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत में गाय को माता बोला जाता है, भारत में गाय को भगवान माना जाता है और ऐसा हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में गाय रखना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन यदि हम एक कमर्शियल एंगल या प्रोडक्टिविटी एंगल से देखें तो जो भारत में एक लैक्टेशन पीरियड के दौरान एक गाय 1500 किलो दूध देती है, वही इजराइल में 7200 किलो दे पा रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वो ऐसा क्या करते हैं जो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो बहुत साल पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सही मॉनिटरिंग सिस्टम्स, सही प्रैक्टिसेस, सही रिसर्च यदि आप करें तो ये प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। गाय को सही खाना खिलाना, प्रॉपर मेडिकेशन करना, सही देखभाल करना, यदि आप गाय का देखभाल करोगी तो गाय भी आपको अच्छा प्रोड्यूस देगी। हमारे देश में ज़्यादातर डेयरी फार्म्स पे ज़्यादातर कंपनीज ये चीज़ नहीं करते हैं। डेयरी फार्मिंग का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो पूरे फार्मिंग इकोसिस्टम को एक प्रकार से कंप्लीट करती है। अगर आप एक किसान हैं, आप सब्जी उगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
साथ में अगर आपके पास 2 गाय है, गाय आपको दूध भी देगी जो एक कैश फ्लो बन जाता है, गाय गोबर निकालेगी जिसे आप खाद के रूप में अपने फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट कम होगा और आपका प्रोड्यूस हेल्दी होगा। इस प्रकार से डेयरी फार्मिंग एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है अगर आपने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से इसे फॉलो किया। अगर हम कंपनी लेवल पर भी बात करें, आज भी हमारे देश में कितनी कंपनी आप कह सकते हैं जो दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स में काम करते हैं? शायद उतने सारे नहीं। अमूल एक हो गया, नंदिनी हो गया, अक्षयकल्पा हो गया। मेरा मानना है कि खाना का डिमांड बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से सही कंपनीज भी आगे बढ़ने चाहिए जो अच्छे तरीके से फार्मर्स को साथ ले जाकर एक इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें सब साथ आगे बढ़ सके। अब एग्रीकल्चर और फार्मिंग की खासियत यह है कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको फार्मिंग में डिग्री होना चाहिए, आप एक किसान होने चाहिए, फार्मिंग फैमिली से आने चाहिए। यदि आप एग्रीकल्चर और फार्मिंग में आना चाहते हैं लेकिन आपको फार्मिंग नहीं करना है, तब भी आप एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, फार्मर के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करके और उसके आसपास बिजनेसेस खड़े करके। जी हाँ, यदि आपके पास फार्मिंग एक्सपीरियंस है तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि कौन से सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अराउंड आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 10, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एग्री टेक सिंपल शब्दों में एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का समाधान होता है। आज की डेट में हम एआई की दुनिया में हैं जहां एआई पूरे दुनिया को बदल रहा है और मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इसमें पीछे नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यदि हम एआई और टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल करें तो किसानों के कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मेजर पर्पस क्या होता है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बट जो मेरा समझ है चीज़ों को फास्ट करना। आज की डेट में हम 8 मिनट में या 6 मिनट में घर पर सामान मंगा सकते हैं। मानो कल जो सब्जी किसान नहीं बेच पा रहा था, आज वो ब्लिंकिट, जेप्टो ये सारी कंपनीज को बेच पा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी का दूसरा एग्जाम्पल होता है एक्सेस देना। एक्सेस आप लोग को दे सकते हैं मार्केट्स को, एक्सेस आप दे सकते हैं लोग को इन्फॉर्मेशन को। आज की डेट में आप चैट जीपीटी में डालो, अपना सॉइल रिपोर्ट निकाल के चैट जीपीटी में डालो, अपनी ग्रोइंग कंडीशंस डालो, आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल जाता है। हमारे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है कि कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन थोड़ा स्लो है। किसानों को टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिलता है, ना ही उनको पूरी तरीके से समझ है क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं है। तभी भी कई सारे अच्छे कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को किसानों तक ले जा रहे हैं, जैसे देहात, एग्रोस्टार, क्रॉपिन और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनी जो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करके किसानों का मदद कर रहे हैं। अगर आप एग्रीटेक में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि किस प्रकार का टेक्नोलॉजी आप अपनाना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, मल्चिंग भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, एआई दूसरे प्रकार का टेक्नोलॉजी है और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के। तो आइडेंटिफाई करिए कि आपका स्ट्रेंथ किस एरिया में है और उसे पकड़िए। दूसरा, समझिए कि हमारे देश में किसानों के पेन पॉइंट क्या है। यदि आप इंडस्ट्री में घुसे ये समझकर कि भाई टेक्नोलॉजी करके मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, वो माइंडसेट मेरे हिसाब से सही नहीं है। टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है पेन पॉइंट्स को सॉल्व करना, और भारत में जो मेजर पेन पॉइंट्स है किसान के, वो है प्रोडक्ट का सही प्राइस नहीं मिलना, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, सॉइल वाटर रिपोर्ट्स का एनालिसिस ना कर पाना, प्रोडक्शन लेवल्स कम होना, और ऐसे कई सारे अनेक प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम्स कैसे समझेंगे? जब आप ग्राउंड पे आएंगे, किसानों से बात करेंगे। फिर जो है किसानों के प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स के आसपास अपने प्रोडक्ट को डेवलप करिए। प्रोडक्ट डेवलप करिए, कुछ किसानों के साथ सैंपल करिए, उनका फीडबैक लीजिए, देखिए कि क्या रिस्पॉन्स है, तब जाके एक लार्ज स्केल बिजनेस आप आराम से खड़ा कर सकते हैं। खैर आराम से तो नहीं, बट कुछ समय बाद आप खड़ा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और गवर्नमेंट बजट के द्वारा गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि जो एंटरप्रेन्योर्स किसानों के कोर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग और सपोर्ट दिया जाएगा। तो 100% एग्रीकल्चर एक बहुत ब्राइट इंडस्ट्री है यदि इसमें सही प्रकार का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए किसानों के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 10, पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस। अब दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में पोस्ट हार्वेस्ट एक ऐसा जगह है जहां बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट होता क्या है? आपने माल उगा लिया, प्रोड्यूस बहुत अच्छा निकला, आपने उसे हार्वेस्ट भी कर लिया, मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वो हार्वेस्ट होने से लेकर के मार्केट में पहुंचने तक के बीच में जो गैप होता है उसे हम पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। और आप जान के हैरान रहेंगे कि हमारे देश में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि किसान जिसे लग रहा है वो 10 टन मार्केट में बेच रहा है, लेकिन मार्केट पहुंचते पहुंचते कई कारणों की वजह से वो माल 5 टन या 6 टन या 7 टन हो जाता है। इसे हम कहते हैं
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो एक आधा घंटा का वीडियो उस पर पूरे तरीके से बन सकता है, लेकिन यदि आप एज एन एंटरप्रेन्योर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर पा रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको कुछ की पैरामीटर समझने ज़रूरी है क्रॉप के बारे में। क्रॉप का शेल्फ लाइफ क्या होता है, क्रॉप के बेस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, क्रॉप ख़राब क्यों हो रहा है, क्या लॉजिस्टिक्स में ख़राब हो रहा है या गलत टाइम पे हार्वेस्ट हो रहा है इसलिए ख़राब हो रहा है, क्या सही तरीके से पैकेजिंग नहीं किया जा रहा है, क्या मटेरियल हैंडलिंग मेरा सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपका प्रोड्यूस बर्बाद हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन सा कारण है और उसमें टैप करें तो वो बन गया आपका प्रोडक्ट। अब एक छोटा सा उदाहरण है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कई सारे किसान कोल्ड स्टोरेज रखते हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज नहीं रखते हैं तो रेफर वैन्स में अपना माल मार्केट तक पहुंचाते हैं। इससे आपका जो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ है, फ्रेशनेस है, क्वालिटी है, वो मेंटेन हो पाता है और अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन दोनों बढ़ता है। पोस्ट हार्वेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक और उदाहरण है, मैंने बीच में सुना था कि कुछ ऐसा प्रकार का पैकेजिंग आ रहा है जिसे अगर हम इस्तेमाल करें तो मेरा प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ खुद बढ़ जाएगा। अब आपके एक साथ में दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, एक तो पैकेजिंग का और दूसरे शेल्फ लाइफ का। पोस्ट हार्वेस्ट का तीसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सिंपल गुड क्वालिटी पैकेजिंग। अगर आप किसानों को अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पर पैकेजिंग दे पा रहे हो तो शायद वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगेन, किसान की कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो मार्केट के बाद, तब आपके पास एक पोस्ट हार्वेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेडी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मेजर एजेंडा है कि एग्रीकल्चर के जो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे लॉजिस्टिक्स, उस बिजनेसेस को सपोर्ट करना। अगर आप समझना चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को कैसे सपोर्ट करिए, तब इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको एक पूरा डिटेल मिल जाएगा। एग्रीकल्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 12, एग्री टूरिज्म। अब दोस्तों, टूरिज्म में तो हमारा देश काफ़ी आगे है, लेकिन एग्री टूरिज्म में हम दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। आपने कई बार ऑनलाइन देखा होगा, बाहर देशों में देखा होगा वीडियोस कि वो फार्म पे लोगों को बुलाते हैं, वहाँ स्ट्रॉबेरी पिकिंग कराते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं। हमारे देश में मल्टीपल कारणों की वजह से वो एक्सपीरियंस हम नहीं दे पाते हैं। एक तो हमें वो आइडिया नहीं मिलता है, दूसरी हमारी शायद प्रोड्यूस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तीसरी हाइजीन और ये बेसिक पैरामीटर्स। बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना कि अगर बहुत सारे किसान साथ मिलकर आए तो ये एक एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर। आज हम कई सारे वर्कशॉप्स करते हैं हमारे पॉडकास्ट के कारण, हमारे कंपनी के कारण, जहां हम लोगों के फार्म घुमाते हैं, घुमाने के साथ साथ उन्हें सिखाते भी हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो हमारा फोकस नहीं है, बट यदि आप उस पर फोकस करें, एग्री टूरिज्म को एग्री एजुकेशन के साथ लिंक करें, उसकी ऑनलाइन वीडियोस बनाएं, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, तो 100% आपके लिए एक एडिशनल बिजनेस और एक नया बिजनेस भी हो सकता है। ये केवल अर्बन सिटीज़ के लिए नहीं है। अगर आप छोटे छोटे गाँव में एक एक्सपीरियंस सेंटर बना सकते हैं लोगों के लिए, या एक एग्रीकल्चरल पार्क, फ्लोरिकल्चर पार्क बना सकते हैं, तो ना सिर्फ आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं बट उस एरिया की रूरल इकोनॉमी को भी आप आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, क्या एग्री टूरिज्म, एग्री एक्सपीरियंस, एग्री एजुकेशन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है? अगर आप इस बारे में पैशनेट हैं तो 100% बन सकता है। फार्म इक्विपमेंट रेंटल्स। अब किसी भी प्रकार के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो मेजर प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेजर खर्चे आपके क्या हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है। अब सिंपल शब्दों में, ग्रीन हाउस आप 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए लगा नहीं रहे हो। ग्रीन हाउस आप लगा रहे हो कि 15, 20, 25 साल वो चले, तो ग्रीन हाउस हो गया आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप पेस्टिसाइड्स खरीद रहे हो, यदि आप फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, यदि आप स्प्रे बॉटल्स खरीद रहे हो, स्प्रेइंग मशीन खरीद रहे हो, ये हो गया आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो ये समझिए कि कोई भी प्रकार का एक्सपेंस जिसका लाइफ छोटा हो, 1 साल से कम हो, वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस हो गया, और जिसका लाइफ ज़्यादा हो, 1 साल से ऊपर या कई साल तक, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया। बहुत सारे किसानों का प्रॉब्लम है, ओपन फील्ड किसानों का भी, कि वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो यदि उनके पास ये सारे मेजर कॉस्ट जैसे ग्रीन हाउस या फिर ट्रैक्टर्स या फिर फार्म इक्विपमेंट या फिर बाकी मशीनरी, टूल्स एक रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड किया गया, तो ये भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है ताकि किसान को ज़्यादा बिना पैसा डाले एक अच्छा आउटकम मिल सके। मैं शायद ऐसे कुछ बिजनेसेस होंगे, नहीं होंगे, मैं अवेयर नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो मैं सोचा क्यों ना इसे भी इंक्लूड कर लें। आपको अगर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं इंकरेज करूँगा और डेप्थ में रिसर्च करिए। बहुत सारे गवर्नमेंट लोन्स हैं, एग्री लोन्स मिलते हैं, नाबार्ड लोन्स मिलते हैं। अगर आपके लिए खुद कैपिटल एक प्रॉब्लम है
बट मैं श्योर हूँ कि एज अ बिजनेस या एज अ प्रॉब्लम ये डेफिनेटली एक पेन पॉइंट है किसानों का, और यदि आप इस पेन पॉइंट को सॉल्व कर पाएँ तो शायद आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नंबर 13, फार्म टू फोर्क बिजनेस सॉल्यूशंस। अब फार्म टू फोर्क का मतलब क्या होता है? सिंपल कि फार्म से सीधा घर तक पहुंचाना खाने को। मैं एक कंज्यूमर हूँ, आप एक किसान हैं, आपके फार्म से सीधा माल आए मेरे प्लेट तक, इसे हम एक फार्म टू फोर्क बिजनेस मॉडल कहते हैं। अब आज के सप्लाई चेन में ये काफ़ी मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि किसानों के पास वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि डिलीवरी में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में वो इन्वेस्ट कर पाएँ। इसलिए मंडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसलिए अड़त एक्सिस्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे मिडलमैन होते हैं जो किसानों के प्रॉफिट खा जाते हैं। तो यदि आज के डेट में आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर पाएँ जिसके थ्रू कम से कम मिडलमैन या कम से कम जो ट्रेडर हैं उनको हटाकर किसानों से डायरेक्ट माल लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, या फिर किसान अगर आप खुद हैं तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक माल पहुंचा पाएँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता, वरना हर कोई कर रहा होता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लगेगा, आपका मार्केटिंग आपको ज़्यादा करना होगा, आपको एक ब्रांड बिल्ड करना होगा। लेकिन यदि आप ये सारी चीज़ सक्सेसफुली कर पाएँ या फिर आपके लिए कोई करे एक अच्छे मार्जिन पर, तब आप अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छा प्राइस चार्ज कर पाएंगे। मार्केट में जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होता है उसे आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी, आप सस्टेन कर पाएंगे खुद को एक लंबे समय के लिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, मानो आप फार्मिंग कर रहे हो, उगा रहे हो, तो सीधा अपार्टमेंट्स में आप फार्म टू फोर्क प्रोड्यूस दे पाएँ तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो। या फिर एक आप बिजनेस बनाओ ताकि सारे फार्मर्स इन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ और आप एक अकेले मिडलमैन हो बीच में। दोस्तों, यदि आप फार्म टू फोर्क मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं या फिर एक कंपनी आप फार्मर्स के साथ जुड़ के ये बिजनेस तैयार करना चाह रहे हैं, तो प्रोड्यूस क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना सारा ब्लेम आप पर आ जाएगा, राइट? आप सर्टिफिकेशंस कराइए जीएपी का, या अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए और कंज्यूमर का वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाइए, तभी ये बिजनेस मॉडल फीजिबल हो पाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 10-15 सालों में कई सारे बिजनेसेस आएंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले, आपका दिमाग खुला। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और किसान से बात किए हैं और हम खुद भी एक बिज़नेस चला रहे हैं जहाँ हमारा हर दिन किसानों से बात होता है। तो ये मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस क्यूमुलेट कर आपके लिए एक आइडिया प्रेजेंट किया है। मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बिना रिसर्च किए, बिना लोगों से कंसल्ट किए और बिना खुद में कॉन्फिडेंस लाए किसी भी बिज़नेस में कूदिए मत। बिज़नेस में रिस्क होता है और जो लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं वो सक्सीड करते हैं, लेकिन कई बार शायद आपका बिजनेस काम नहीं करे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचता है और हमारे इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस भी। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।